अब हम है ना मानव है ना प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। मानव जो है, हम लोग मानव है, हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई है? अपने माता पिता से हुई है। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक लिंगी हैं और हम लोग दो अलग अलग जीवों के प्रयास से है ना बने हुए हैं। यहाँ जो है हम आपको ये दो चित्र दिखा रहे हैं, एक है ना नर जनन अंग का, एक मादा जनन अंग का। नर जनन अंग और मादा जनन अंग का जो चित्र है, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। है ना 4-5 ऐसे चित्र हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में हर साल जो है रिपीटेड होते हैं और इन पर 5 अंक होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस पर फोकस रखना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे नर जनन अंग की। नर जनन अंग जो है, नर में जो शरीर है, शरीर की जो मुख देह गुहा है, उस मुख देह गुहा से अलग है ना एक अलग कैविटी में, एक अलग गुहा में 2 की संख्या में नर के प्राथमिक जनन अंग वृषण पाए जाते हैं। यानी वृषण जो है जिस अलग गुहा में पाया जाता है उसको हम लोग स्क्रोटम करते हैं। और स्क्रोटम जो है वो हमारे अपने जो मुख शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 3 डिग्री वहां का ताप कम होता है। क्योंकि वृषण है ना प्रमुख अंग है, तो वृषण के अंदर ही, यानी वृषण के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, उसी कंपार्टमेंट में पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृषण जो है शुक्राणु का निर्माण करता है, और यही शुक्राणु जो है हम लोगों का नर जनन युग्मक है। तो नर का युग्मक हो गया आपका शुक्राणु। ये जो शुक्राणु है, ये जानते कि नहीं विभिन्न वाहिकाओं के समूह के जरिए है ना पहले आता है, जानते हैं कि नहीं एपिडाइडिमिस और शुक्राणु वाहिका होते हुए पहुंचता है, इसको पहुंचना है प्रोस्टेट ग्लैंड में। इससे पहले जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से पहले एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल का मुख्य काम जानते क्या है? सीमेन का निर्माण करना। सीमेन जो है एक सेमी लिक्विड मटेरियल है, यानी कफ लाइक जैसे हम लोगों का मटेरियल होता है उस टाइप का मटेरियल होता है। या तो यह है ना श्वेत या हल्का पीला रंग में पाया जाता है, और ये जो है 80% जो है सीमेन का निर्माण यही करता है, सेमिनल वेसाइकिल की। और बचा हुआ जो 20% जो है सीमेन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। और यही ध्यान रखना है जो शुक्राणु जो हम लोग का निर्माण हुआ है इस वृषण में, ये जब शुक्र वाहिका के जरिए यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ से ही है ना अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है नर का। और ये जो है जब जनन क्रियाओं में हम संलग्न होते हैं उस समय ये पास होता है, सीमेन जो भी पास होता है उस शुक्राणु के साथ पास होता है। और ये जो शुक्राणु है और सीमेन ये दोनों मिलकर के है ना शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये कम से कम जानते हैं कि इस पर ध्यान रखना यही है कि इसका जो है नामांकित चित्र जो है इस पर ध्यान रखना है। प्रोसेस से कम क्वेश्चन होता है नामांकित, चूंकि एक क्रैश कोर्स है तो आप लोग को ध्यान रखना है कि नामांकित चित्र अच्छे से बनाइए और साफ साफ बनाइएगा। और कोशिश कीजिएगा, मैंने जैसे 1-2 नाम इधर लिख दिया है जगह की कमी चलते, आपको चाहिएगा एक ही साइड नाम लिखें। इस तरह से जानते हैं कि इसकी सुंदरता बढ़ती है और आपको उच्च अंक मिलते हैं। अब आइए हम चर्चा करेंगे मादा जनन अंग की। यानी हम लोग के प्रजनन का जो दूसरा पार्टनर है वो है ना हमारी माँ है। यानी हम माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, तो अगर अपने पिता के जनन अंग को अध्ययन कर लिया है तो अपने उत्पत्ति के माता के जनन अंगों के बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो है ये हम इसका के लिए कोई अलग से कैविटी नहीं होती, जैसे हम लोग में अलग से कैविटी थी, यहाँ कोई कैविटी नहीं है। ठीक जो है नाभि के जो निचला पोर्शन होता है, जो हम लोग का एब्डोमेन कैविटी कहलाती है, उसके निचले स्तर पर यह पाया जाता है। और इसमें दोनों साइड में एक है ना अंडाशय पाया जाता है। यही जो अंडाशय है यही प्राथमिक हम लोगों का मादा का प्राथमिक जनन अंग है। और नेचुरली है कि यह प्राथमिक जनन अंग है तो क्या करेगा, यही है ना अंडाणु का निर्माण करेगा। और अंडाणु का जो निर्माण होता है एक जटिल प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया कुछ जब डिटेल आगे क्लास में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा। ये माँ के गर्भ में ही जब
मादा संतान होती है उसी वक्त से ही इसको प्रारंभ हो जाता है। आपको यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है कि अंडाशय में जो प्राथमिक जनन अंग है ये अंडाणु का निर्माण करता है, और अंडाणु के निर्माण करने के बाद ये जो निर्माण होती है एक है ना चक्रीय प्रक्रिया में होती है, और उस चक्रीय प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र। तो उसके बंद अवस्था में ये अंडाणु जो है यहां से इसमें आ जाता है अंडाशय में, अंडवाहिका में, और अंडवाहिका का ही जो पिछला हिस्सा होता है यहाँ लगभग 48 घंटे तक अंडाणु ऋतुस्राव चक्र के मध्य टाइम तक रहता है। यानी अर्थात ऋतुस्राव चक्र 28 दिन का होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 14 से 16 दिन तक का ये यहाँ इंतजार करता है शुक्राणु का। यदि शुक्राणु से इसका संलयन होता है तो आगे की प्रक्रिया जो होती है जनन की होती है। आगे हम लोग चूंकि इस पर चर्चा कर रहे हैं, इसकी संरचना पर चर्चा कर रहे हैं हमारे जनन की, तो आगे का जो भाग है वो चौरस है ना नाशपाती के आकार का भाग है, या इसको त्रिभुजाकार भी कर सकते हैं। ये भाग है, ये बड़ा भाग है, ये है गर्भाशय। गर्भाशय में ही हम और आप सबकी उत्पत्ति हुई है। हम लोग का जो भी शारीरिक निर्माण हुआ है, शारीरिक संरचना बनी है, इसी स्थान पर हुई है। और ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय का जो आकार है वो इस मादा जनन का सबसे बड़ा है ना भाग। अब है कि इसी गर्भाशय का जो अंतिम भाग है यो सक्रिय स्थान हो जाता है, और इसी को सर्विस कहते हैं। और यही सर्विस जो है बाहर की ओर योनि में खुलता है, और योनि जो है एक कवर से ढका होता है। तो यहाँ आप लोग के स्तर पर इतना अंक का ये जो है इस चित्र को, नामक चित्र को स्वच्छ बना करके आप प्रदर्शित करेंगे तो नेचुरली है कि 5 अंक आपके है ना बोर्ड परीक्षा में सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद जो है प्रक्रिया पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें प्रक्रिया होती क्या क्या है जनन में। जनन में जो पहली प्रक्रिया होती है वो होता है ना हम लोग के बाह्य जो जनन अंग है उनका आपस में मिलना। इसको जानते हैं कि नहीं, सहवास या मैथुन कहते हैं। यानी पहली प्रक्रिया जो हुई जन्म के लिए इसको सहवास अथवा मैथुन कहते हैं। इसमें जानते हैं कि नहीं, मादा और नर का जो बाह्य जनन अंग है वो आपस में मिलता है, और मैथुन क्रिया के अंतिम समय में नर जो है जो अपना प्राथमिक और अंतिम कार्य जनन के लिए करता यह है कि ये सीमेन के साथ क्या छोड़ देता है, शुक्राणु मादा शरीर में स्थापित कर देता है। यही शुक्राणु जब मादा शरीर में आता है तो शुक्राणु जो है इस आकार का होता है, यानी उसमें एक हेड होते हैं, एक निक और टेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो शुक्राणु जो है ये यहाँ आए हुए अंडाणु से ये तरफ जाता है। अगर कब जाएगा, जब वो सहवास की क्रिया है ना मध्यावस्था में होगी, यानी ऋतुस्राव चक्र के बीच अवस्था में होगी, तब ऐसी प्रक्रिया होगी। और इसी समय ये ध्यान रखा जाता है कि यदि जो है शुक्राणु यहां तक पहुंच गया, और पहुंचने के बाद शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ है ना अटैच हुआ, तो साहब वही प्रक्रिया जानते हैं नहीं कहलाती है हम लोगों के निषेचन की। यानी ये ध्यान रखना है कि इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, सहवास पहला है ना जनन प्रक्रिया है, और दूसरा है निषेचन। तो निषेचन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों के युग्मक आपस में मिलते हैं। और ये युग्मक जो होते हैं ये आपको पता है अच्छे से कि अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए हैं, तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। तो इसी चलते जो है ये आधा आधा क्रोमोसोम वाला मिल करके है ना क्या करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। यानी युग्मनज जो है जाइगोट भी कहलाता है, यानी जाइगोट या युग्मनज बनाता है, जो द्वि यानी हैप्लॉइड सेल से बना हुआ है, और ये डिप्लॉइड होता है। तो इसके बाद जानते हैं कि नहीं, फिर हम लोग का क्रम बढ़ता है। अगर है ना निषेचन कंप्लीट हो गया तो निषेचन के पश्चात जो है ये जो है आपका जाइगोट जो है ये विभाजित होने लगता है। इसके विभाजन में और समसूत्री विभाजन में थोड़ा सा फर्क है।
होता तो यह है समसूत्री विभाजन की तरह ही, लेकिन ध्यान ये रखना है कि समसूत्री विभाजन में जो विभाजन होता है उसमें एक कोशिका चक्र चलता है, यानी कोशिका को फिर से परिपक्व होने का मौका मिलता है। यह कोशिका परिपक्व नहीं होती, बल्कि जैसे आप लोग आलू काटते हैं उसमें क्या होता है, लगातार हम लोग काटते चले जाते हैं, डिवीजन होता है। इसमें भी वही होता है कि लगातार डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यही 16 से 32 अवस्था तक आते आते जो है ये इस भाग में आकर करके स्थापित होने लगता है और गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है। इसी घटना को हम लोग इम्प्लांटेशन करते हैं, और इम्प्लांटेशन ही जो है वो कड़ी है, वो ये है जिससे हम लोग जान जाते हैं कि अब जो है गर्भ स्थापित हो गया, यानी अब जो है हमारा नया जनरेशन फॉर्म हो गया। अब जो है इम्प्लांटेशन जब हो गया तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 क्रियाएं हुई, इसके बाद की जो तीसरी क्रिया है वो क्या है, इम्प्लांटेशन है। और इम्प्लांट होने के बाद है ना, यहाँ जानते हैं कि नहीं, ये दोनों जो है एक कनेक्शन का निर्माण करता है। आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल का चार्जर है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो मोबाइल के चार्जर में देखिएगा कि जैसे ये तार है और एक एडाप्टर होता है, सेम जानते हैं कि नहीं है ना, एडाप्टर और चार्ज वाला सवाल है। एडाप्टर को ही समझ लीजिए क्या है, प्लेसेंटा, और ये जो तार है ये एम्बिलिकल कोड है। यही तार जो है हम लोग के जन्म के समय हम लोग के नाभि से मां का कनेक्शन है, और ये जो है ना एम्बिलिकल कोड है, ये समझिए कि प्लेसेंटा से यानी यहां से आकर करके जुटा रहता है। यानी ये प्लेसेंटा एक तरह का टेम्पोररी ऑर्गन है, यानी टेम्पोररी अंग है, जिसमें जानते हैं कि नहीं क्या होता है कि मां और बच्चे का कनेक्शन होता है, और इसी प्लेसेंटा से 4 काम होता है। अक्सर बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और अल्टरनेट ईयर बिहार बोर्ड में आया है, प्लेसेंटा क्या है या प्लेसेंटा का कार्य क्या है। प्लेसेंटा को हम लोग अपड़ा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, अपड़ा या प्लेसेंटा। तो ये ध्यान रखना है कि पूछ देता है 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछता है कि है ना, ये जो है मानव में माता गर्भाशय और है ना इसके गर्भस्थ शिशु के बीच का जो कनेक्शन क्या है, जोड़ क्या है, तो 1 नंबर में प्लेसेंटा या अपना लिख सकते हैं। या 2 नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है इसका कार्य। 4 कार्य है, यानी 1 2 लेने का, 2 देने का। बच्चे यानी गर्भस्थ शिशु जो है मां से क्या लेता है, मां से लेता है न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व प्राप्त करता है, और मां से दूसरा चीज क्या लेता है, तो वो ऑक्सीजन लेता है अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। वही दूसरी ओर वो क्या करता है, मां को कार्बन डाइऑक्साइड लौटाता है, और चौथा चीज क्या करता है कि मां को उत्सर्जी पदार्थ भी लौटाता है। यानी जो अच्छा चीज है वो ले लेता है मां से, और जो उसके लिए अनुपयोगी चीज है वो मां को लौटाता है। एक चीज याद रखिएगा, ये भी लौटाना जो है क्या है कि ये डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। यानी डिफ्यूजन में आपको पता है कि जहां ज्यादा मात्रा का चीज होता है वो कम मात्रा की तरफ ट्रांसफर होता है, इसीलिए जो है डायरेक्टली जो है कहीं न हम लोगों के मां का ब्लड और बच्चे का ब्लड जो है डायरेक्टली फ्यूज नहीं करता। अगर ऐसा होता तो सबकी मां का रक्त का समूह और ना बच्चे का रक्त का समूह एक ही होता, ऐसा नहीं हो पाता। उसका यही एक रीजन है, क्योंकि ये एडाप्टर चार्जर वाला यहाँ ना हिसाब किताब लगा हुआ है। अब जो है हम लोग जो है ये जान लें कि हम लोग यहाँ तो अटैच हो गए हैं। अब है कि इस अटैचमेंट में यानी गर्भकाल कितने दिन का होगा हम लोगों का, तो हम लोग जो है मां से बच्चे का जो ये डेवलपमेंट का काम है वो लगभग 264 से लेकर 280 दिन तक का होता है, और इसी को करते हैं गर्भकाल। अक्सर है ना क्वेश्चन पूछता है आप लोग को 1 नंबर का कि गर्भकाल कितने, मानव में गर्भकाल, तो याद रखिएगा 264 से 280 दिन, ज्यादातर 280 दिन ही है ना पॉपुलर है, 280 दिन ही देखिएगा। अगर 280 दिन वहां पर नहीं होगा तो 264 से 280 दिन के बीच का जो होगा दिन, उसको है ना आप लोग है ना नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है जानते हैं कि नहीं प्रसव। प्रसव जानते हैं कि नहीं वैसी प्रक्रिया है जिसमें जानते हैं कि नहीं हम लोग है ना धरती पर आते हैं, यानी प्रसव वैसी प्रक्रिया है जिससे संतान के रूप में हम लोग अपनी मां से अलग होते हैं।
और उस प्रक्रिया में जानते हैं कि नहीं दो इंपॉर्टेंट हार्मोन काम करता है। तो याद रखने का है कि इसमें दो हार्मोन काम करता है प्रसव में, और प्रसव जो है सबसे अंतिम है चरण है हम लोगों के जन्म का। तो प्रसव में जो पहला हार्मोन काम करता है वो हार्मोन जानते हैं कि नहीं क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। और वो रिलैक्सिन हार्मोन जो है, ये ध्यान रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन इसी टेम्पोररी अंग प्लेसेंटा से बनता है। ये जो है क्या करता है, रिलैक्सिन जो है हम लोग का जो ये माँ का जो ये पेल्विक गडिल है यानी कुल्हा की जिसको हड्डी होती है उसका डायलेशन करता है। डायलेशन करने का मतलब दोनों उसको अलग करता है थोड़ा सा। समझ लीजिए कि माँ जो है हम लोग कितने है ना इससे जन्म देती है, और हम लोग जो है ना माँ पिता का ही ऋण भूल जाते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है कि माँ जो है दूसरा जन्म लेकर करके हम लोग को एक जन्म देती है। तो ये जो है डायलेशन होता है, एक छोटी सी हड्डी में चोट लगता है तो उतना दर्द महसूस होता है, अब पूरी की पूरी हड्डी घट सकती है, जिसके चलते जानते हैं कि नहीं क्या होता है, योनि मार्ग चौरस होता है और रिलैक्सिन हार्मोन इसके लिए जिम्मेवार है, और रिलैक्सिन निकलता है किससे, प्लेसेंटा से। दूसरा जानते हैं कि नहीं प्रसव के दौरान हार्मोन निकलता है जो हम लोग की पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो जानते हैं कि नहीं कहलाता है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन जानते हैं कि नहीं क्या करता है, ये हार्मोन जो है हमारे माँ के जो गर्भाशय है यानी ये जो गर्भाशय है इसको ऊपर से क्या करता है, संकुचन करता है, जिसके चलते जानते हैं कि नहीं बच्चा पुल आउट होता है बाहर की, और इस प्रकार जानते हैं कि नहीं हम लोगों का जन्म हुआ है, और जन्म की इस पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रसव। अब प्रसव हो गया तो सबसे अगला जो लास्ट स्टेज होता है वो जानते हैं कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और इसको हम लोग कहते हैं दुग्ध स्रवण। तो ध्यान रखिएगा कि माँ का दूध सर्वोत्तम है, ऐसे ही खाली कहने से सर्वोत्तम नहीं है, उसका सबसे पहला रीजन ये होता है कि माँ के दूध में जो दूध पान जो माँ कराती है, खासकर माँ के दूध में जानते हैं कि सारे वैसे पोषक तत्व की आवश्यकता रहती है जो माँ 9 महीने से हम लोग को जो ऑब्जर्व करती है उस हिसाब से हमको पोषण देती है। और दूसरा जो सबसे सर्वोत्तम चीज है कि माँ जो है हम लोग को इम्यूनिटी भी देती है उस दूध के माध्यम से। इसीलिए जानते हैं कि नहीं देखिएगा कि हम लोग यहाँ गाय का जो है ना पहला दूध के लिए लोग पूरा बांटना होता है, ये क्या है कि उसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ जानते हैं कि इम्यूनिटी होती है। तो हर माँ जो है अपने बच्चे के, हर बच्चा विशिष्ट होता है, याद रखिएगा जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सब अपने आप में विशिष्ट हैं, और उस विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट है ना इम्यूनिटी का पावर जो है माँ उस दूध के माध्यम से देती है। तो यानी ये दुग्ध स्रवण जन्म के बाद का सबसे है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो दुग्ध स्रवण होता है, और दुग्ध पान जो है 2 साल तक बच्चों को कराना भी चाहिए, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक में जब हम बात करेंगे बढ़ती जनसंख्या पर तो उस वक्त याद रखिएगा इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जो अंतिम टॉपिक है जनन स्वास्थ्य संबंधित है। जनन स्वास्थ्य यानी हम लोग के जन्म के दौरान आने वाले स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं उसको हमें इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। सामान्य तौर पर 3 तरह की परेशानियां आती हैं। एक तो जानते हैं कि नहीं किसी को संतान नहीं होती है, तो याद रखिएगा आज भले ही हम लोग यहाँ अरबों आबादी हो, लेकिन जो वैसा व्यक्ति जिसको अपनी कोई संतान नहीं है तो वो चाहता है कि लंगड़ा लूल्हा भी हो लेकिन अपना हो, तो वैसी स्थिति में जानते हैं कि नहीं जानना जरूरी है कि उसका कारण क्या है। तो संतानहीनता का दोनों कारण हो सकते हैं, पुरुष भी उसके लिए कारक हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ पर जो टॉपिक के हिसाब से जानना है कि संतानहीनता एक कंडीशन है क्या। तो कहता क्या है, कहा जाता यह है कि 18 महीने तक यानी 1.5 वर्ष तक अगर कोई दंपत्ति किसी भी प्रकार के गर्भ निरोधक युक्ति का इस्तेमाल नहीं करती है तो वैसी स्थिति को संतानहीनता कहते हैं। यानी 1.5 वर्ष तक यदि कोई भी दंपत्ति बिना गर्भ निरोध युक्ति के सहवास जीवन में रहती है और उसके बाद उसको संतान नहीं होती है तो वो कंडीशन संतानहीनता है। संतानहीनता से उतना क्वेश्चन नहीं आता है जितना आप लोगों को लिंग संचारित रोग से और गर्भ निरोध रहता है। इस दोनों से अल्टरनेट है ना क्वेश्चन आता है, इस पर ज्यादा ध्यान देने का है
याद रखिएगा लैंगिक संचारित रोग नाम से ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग संचारित रोग क्या है तो आप लिख सकते हैं कि जो लैंगिक क्रिया द्वारा संचारित रोग होता है उसको लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। यानी परिभाषा पर ज्यादा आप लोगों को क्लिष्ट नहीं होना है, बस इसके नाम से ही आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। सिर्फ उदाहरण होना चाहिए कि आधा नंबर उदाहरण पर है। इसके जानते हैं कि नहीं 4 उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं। 2 जीवाणु संबंधित है, 2 विषाणु संबंधित है। जीवाणु संबंधित एक है उदाहरण गोनोरिया यानी सुजाक और दूसरा सिफिलिस। वही विषाणु संबंधित जो रोग है वट है और एड्स है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 4 रोग है, ये जो है ना इसके बारे में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो लिंग संचारित रोग, लिंग संचारित रोग जो लैंगिक क्रिया द्वारा रोग संचारित होता है, फैलता है, उसे लिंग संचारित रोग कहते हैं। अब आइए अंतिम पड़ाव पर, तो ये ध्यान रखिएगा अंतिम पड़ाव है गर्भ निरोधक। आज जो है हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी से कहीं ना कहीं परेशान है। आज हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग जानते हैं कि नहीं बहुत समय तक नहीं रह पाता है। उसका वजह एकमात्र रहता है कि बढ़ती आबादी। तो बढ़ती आबादी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित है, इसलिए जानते हैं कि नहीं हम लोगों को ये अंतिम टॉपिक जो है इस दिशा में दिया गया है। गर्भ निरोध युक्ति है ना, वैसा युक्ति यानी वैसा डिवाइस जिससे जानते हैं कि नहीं हम अनचाहे गर्भ को रोक सके, यानी अनचाहे गर्भ को रोकने की विधि या युक्ति, यही गर्भ निरोध युक्ति कहलाती है। इसका 3 जो है मोटा मोटी जो है तरीका है, और इस तरीके से अगर आप लोग ना नोट डाउन कर लीजिएगा या लिख भी दीजिएगा तो पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बहुत डिटेल जाने की इसकी जरूरत नहीं है। तो एक भौतिक विधि है। भौतिक विधि में क्या है कि किसी भी तरह का हम लोग जो भौतिक क्रिया के जरिए इस गर्भ निरोध को रोक सके, तो भौतिक क्रिया के जरिए जो है बैरियर विधि जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक है कॉन्डोम और दूसरा है अंतःगर्भीय युक्ति। कॉन्डोम जो है सबसे पॉपुलर है। कॉन्डोम एक क्या है, एक तरह का रबर, लैटेक्स रबर है। वो करता क्या है कि नर या मादा के बाह्य जनन अंग को कवर कर देता है। इसके चलते जो है नर से जो निकलने वाले जो शुक्राणु है वो मादा के अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ये जो है सबसे पॉपुलर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इससे लिंग संचारित रोग भी है ना से सुरक्षित हो सकते हैं। दूसरी है अंतःगर्भीय युक्ति। वो जानते हैं कि नहीं युक्ति जो है सर्विक्स एरिया में लगाई जाती है, जो आपको बताया था जो है ना अंगों के बारे में, मादा अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मादा कि गर्भाशय का जो निचला हिस्सा है जहाँ संकड़ा भाग है वही सर्विक्स है, वहां इस युक्ति को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है रासायनिक। तो रासायनिक विधि में जनरली जो है हार्मोनल से रिलेटेड है। एक जो है ना हार्मोनल गोली है, एक हार्मोनल सुई है। गोलियां जो है कहीं ना कहीं ऋतुस्राव चक्र में काम करती हैं, और जानते हैं कि नहीं सुई भी है ना आजकल हो गया है मल्टी मंथ वाला भी सुई आ गया है। और शुक्राणु नाशक जो है जेली है, ये जानते हैं कि नहीं शुक्राणु का नाश करती है। ये योनि मार्ग में है ना इसका एप्लीकेशन किया जाता है। और सबसे लास्ट विधि जो है शल्य विधि है। शल्य विधि जो है एक तरह से परमानेंट विधि जिसको कहते हैं। इसमें जानते हैं कि नहीं नर के है ना इसको शुक्र वाहिका को हम लोग काट कर करके बांध देते हैं। और दूसरी जो विधि होती है मादा में ट्यूबेक्टोमी, उसमें मादा के है ना अंडवाहिका को काट करके बांध देते हैं। इस विधि में का अब तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना विधि में रह गया है। पुराने जमाने में है ना फिर से है ना संतान प्राप्ति का कोई विधि नहीं था। आज इस विधि में काट के बांधने के चलते इसको फिर से है ना हम लोग जोड़ा भी जा सकता है। तो ये जानते हैं कि नहीं कुल मिलाकर करके हम लोग मानव प्रजनन में हम लोगों ने ऐसा देखा। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि 4 बातों पर अगर ध्यान रखिएगा तो इस चैप्टर से है ना 8 नंबर का जो है थ्योरी में या कम से कम 6 नंबर का, और जो ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें 4 नंबर का लगभग क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो उसमें सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा नर और मादा का जो जनन अंग हमने आपको बताया वो स्वच्छ है ना प्रैक्टिस करिएगा अपने घर पर बैठ करके। उसके बाद उसकी जो 4 अलग अलग स्टेप है उस विधियों पर खास कर प्लेसेंटा और उससे कान पर ध्यान रखिएगा। और ये जो आखिरी टॉपिक है इस पर है ना इस तरह से भी अगर 4 आप लोग बना करके याद रखिएगा तो ये जो है ना चैप्टर जो है आपके लिए पूर्ण होगा। मेरी आशा है कि अगर आपको है ना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप है ना मेरे इस नंबर पर
शाम संध्या 7 से लेकर करके 9 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग ये नंबर नोट कर लें, 7991118344। किसी भी तरह का कोई भी है ना शंका हो तो आप 7 बजे से लेकर करके 9 बजे संध्या आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले है ना टॉपिक पर मिलेंगे।